नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियोस को देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और तो आप लोगों से यही छोटी सी एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों हर काम में, चाहे वो मैं कर रहा हूँ या आप लोग भी कर रहे हैं किसी भी काम को, उसमें मेहनत लगती है। तो थोड़ी सी यही एक छोटी सी गुजारिश थी आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस गुजारिश को सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शूट आउट एट लोखंडवाला की कहानी है। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक सच्ची घटना है। और कहते हैं उस समय का ये पहला ऐसा शूट आउट था मुंबई पुलिस द्वारा जिसकी बाकायदा लाइव मीडिया कवरेज ली गई थी। इस शूट आउट को लेकर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें विवेक ओबराय मेन किरदार में थे, जिन्होंने माया डोलस का एक किरदार निभाया था। मूवी अच्छी थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। दिन दहाड़े ये शूट आउट किया था पुलिस ने, जिसके बाद से इस एनकाउंटर को लेकर बहुत इंक्वायरी भी हुई और बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए कि पब्लिक के बीच इस तरह से एनकाउंटर कैसे किया जा सकता है। और पुलिस को एनकाउंटर करने से पहले जिस अपार्टमेंट में एनकाउंटर करने के लिए जिन्होंने इन लोगों ने शूट आउट किया था उस अपार्टमेंट को खाली करवाना चाहिए था, क्योंकि उसमें कई बेगुनाह लोग रह रहे थे, कई आम नागरिक लोग रह रहे थे उस अपार्टमेंट में। लेकिन पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे शूट आउट शुरू कर दिया। मुंबई में हमेशा से अंडरवर्ल्ड की दखल अंदाजी रही है, लेकिन 1985 से 1995 के बीच अंडरवर्ल्ड का हुलिया बहुत बदल चुका था, क्योंकि बहुत सारे गैंगस्टर पैदा हो चुके थे जो मुंबई पर राज करना चाहते थे। चाहे वो करीम लाला हो, दाऊद हो, पठान गैंग हो, मान्या सुरवे हो, वर्धा राजन हो, या फिर माया ढोलस ही क्यों ना हो। जब इतने सारे गैंगस्टर मुंबई में अचानक से पैदा हो गए तो आए दिन खून खराबा होने लगा मुंबई की सड़कों पर। गैंगवार शुरू हो गया, आए दिन गैंगवार होता था मुंबई की सड़कों पर। आए दिन शूट आउट होने लगे किसी न किसी गैंग के बीच में, जिसकी वजह से मुंबई में आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। आए दिन लोग कंप्लेन करने लगे थे, पुलिस भी समझा समझा कर काफ़ी परेशान हो गई थी। तब धीरे धीरे मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया कि ये सब गैंग वॉर को रोकने के लिए अब हमको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जिसके बाद धीरे धीरे पुलिस के लोगों ने एनकाउंटर करना शुरू किया। कई गैंगस्टर को पकड़ के जेल में डाला गया तो कई गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया गया। और ये सब 1995 और 1996 तक होता रहा। जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर थोड़ी शांति स्थापित हुई। तो इन्हीं एनकाउंटर्स में से एक शूट आउट माया डोलस का भी हुआ था, जिसकी आज मैं कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसका नाम दिया गया शूट आउट एंड लोखंडवाला। बात है 80s से 90s के बीच की, जब पुलिस ने धीरे धीरे करके सभी गैंगस्टर और गैंग का खात्मा करना शुरू कर दिया था। उन दिनों दाऊद इंडिया छोड़कर बाहर चला गया था, लेकिन तब तक दाऊद ने मुंबई पर अपना वर्चस्व बना लिया था। लेकिन पुलिस उसको पकड़ ना ले, जिसकी वजह से उसको अचानक मुंबई छोड़ना पड़ा। लेकिन मुंबई पर राज करने के लिए उसको एक नया चेहरा चाहिए था, जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड ना हो, जिस पर पुलिस की नज़र ना हो। तभी उसकी नज़र पड़ती है माया डोलस पर, जो एक आम परिवार में पैदा हुआ था। मुंबई आईटीआई से इसने पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि थी नहीं उसकी। और कॉलेज से ही उसने अपनी गैंग बनाना स्टार्ट कर दिया था और आए दिन छोटे मोटे कारनामे और लड़ाई झगड़े करता रहता था। पुलिस रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं था माया डोलस का, क्योंकि जब उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तब उन दिनों एक से बढ़कर एक गैंगस्टर मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहे थे। तो पुलिस का ध्यान कभी माया डोलस पर गया ही नहीं। लेकिन दाऊद के इंडिया छोड़ देने के बाद उसको चाहिए था एक ऐसा गैंगस्टर जो डेयरिंग हो, जिगर वाला हो, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड उसका कोई भी ना हो। तब दाऊद की नज़र पड़ती है माया डोलस पर, जो बहुत डेयरिंग भी था
और दाऊद ने उसके कारनामे भी सुने थे अपने गैंग के लोगों से। पुलिस रिकॉर्ड भी उसका कोई नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि माया डोलस और उसका सबसे जिगरी दोस्त दिलीप बुआ और उसके कुछ और साथी अशोक जोशी गैंग के लिए काम करते थे। बताते हैं माया डोलस से भी ज़्यादा खतरनाक दिलीप बुआ था। दाऊद उसको भी बहुत पसंद करता था एक समय पे। लेकिन अभी फ़िलहाल माया डोलस और दिलीप बुआ अशोक जोशी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन माया ये जानता था कि अगर मुंबई में राज करना है तो बड़ी गैंग के साथ काम करना पड़ेगा। दाऊद को भी एक नए चेहरे की तलाश थी मुंबई को देखने के लिए, मुंबई पर राज करने के लिए, क्योंकि दाऊद इंडिया छोड़कर बाहर चला गया था क्योंकि पुलिस आए दिन एनकाउंटर्स कर रही थी मुंबई पर। तभी वो दिन आ जाता है जब दाऊद माया डोलस को एक मीटिंग के लिए दुबई बुलाता है। माया डोलस और दिलीप बुआ उससे मिलने जाते हैं और दाऊद उसी मीटिंग में माया को मुंबई के लिए ऑफ़र दे देता है। माया डोलस भी बिना किसी देरी के दाऊद के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। अब माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके 2 से 4 साथी अशोक जोशी की गैंग को छोड़ देते हैं और अब वो लोग दाऊद के लिए काम करने लगते हैं। बताते हैं दाऊद की गैंग को ज्वाइन करने के 3 से 4 महीने के बाद ही एक शूट आउट में माया और दिलीप बुआ ने अशोक जोशी का मर्डर कर देते हैं और उसके बाद अशोक जोशी की गैंग भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उनका मेन मुखिया जो था उस गैंग का, अशोक जोशी को माया ने मार दिया था। जिसके बाद से माया डोलस और दिलीप बुआ का कद और बढ़ जाता है और अब वो दाऊद के इशारों पर काम करना शुरू कर देते हैं। मर्डर, फिरौती, लूटपाट, बैंक में डाका, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन मनी जैसा काम अब माया और उसके साथी दाऊद के कहने पर करने लगते हैं। अब माया डोलस दाऊद का मेन शूटर भी बन गया था, लेकिन माया डोलस और उसके साथी दाऊद से ज़्यादा छोटा राजन की बात मानते थे, क्योंकि छोटा राजन ही उन छोटे राजन ने ही उन सबको दाऊद के पास लेकर गया था मीटिंग करवाने के लिए। और माया, दिलीप बुआ और उसके साथी छोटा राजन का ही आदेश मानते थे और छोटा राजन को आदेश दाऊद देता था। दाऊद कभी भी डायरेक्ट माया डोलस या दिलीप बुआ से बात नहीं करता था, छोटा राजन से बात करता था, जो ऑलरेडी पहले से ही दाऊद की गैंग के लिए काम करता था। और छोटा राजन को जो आदेश दिया जाता था, तब छोटा राजन मुंबई में रहकर माया डोलस से और दिलीप बुआ से काम करवाता था दाऊद के लिए। लेकिन 90s आते आते अब छोटा राजन और दाऊद के बीच आए दिन काम धंधों को लेकर खटपट होने लगी और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ गया कि छोटा राजन और दाऊद रजामंदी के साथ समझौता करके अपना अपना काम बांट लेना चाहते थे और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे, क्योंकि अब दोनों के बीच में इतनी दरार आ चुकी थी कि दोनों ही अब एक दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे वो दोनों अलग हो गए। लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक सिद्धांत रहा है दोस्तों, वो ये कि राजा तो कोई एक ही होगा, राज तो कोई एक ही करेगा। तो अब फिर से मुंबई में गैंग बन चुकी थी। एक तरफ छोटा राजन की गैंग थी तो दूसरी तरफ दाऊद की गैंग थी। अब अलग तो हो गए दोनों लोग, लेकिन दाऊद को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माया डोलस और दिलीप बुआ ने छोटा राजन के गैंग में जाने का निर्णय लिया। ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई। तभी दाऊद ने सोच लिया था कि छोटा राजन और उसकी गैंग को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ छोटा राजन को भी ये भनक लग चुकी थी कि दाऊद की नज़र अब उसके गैंग पर और माया डोलस पर है, और शायद दाऊद और छोटा राजन का अलग होना ही सबसे बड़ा कारण था शूट आउट एंड लोखंडवाला के लिए, जिस पर माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके 3 से 4 साथियों का एनकाउंटर किया गया। तो अब बात करते हैं कि कैसे लोखंडवाला में शूट आउट हुआ और कैसे माया डोलस और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ। दरअसल छोटा राजन और दाऊद के अलग होने के बाद छोटा राजन का कद अचानक दाऊद से भी ऊपर उठने लगा था मुंबई में, क्योंकि दाऊद मुंबई के बाहर रहकर काम कर रहा था, लेकिन छोटा राजन और माया डोलस दोनों मिलकर मुंबई में रहकर ही काम कर रहे थे और अपने काम को अंजाम दे रहे थे। इस बात का एहसास दाऊद को भी हुआ कि माया डोलस की वजह से छोटा राजन का कद काफ़ी ऊपर उठ रहा है, जिसके बाद दाऊद ने फ़ोन पर माया डोलस को समझाने की भी कोशिश करी, दिलीप बुआ को भी समझाने की कोशिश करी और ये भी बोला कि छोटा राजन की गैंग को छोड़कर मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन माया डोलस और दिलीप बुआ छोटा राजन को धोखा नहीं देना चाहते थे और उसने दाऊद को मना कर दिया, उनकी गैंग में शामिल होने के लिए मना कर दिया दाऊद को उन दोनों ने। इस बात से दाऊद को सीधा ईगो हर्ट हुआ दाऊद का, और तभी दाऊद ने छोटा राजन के गैंग वालों की लिस्ट बनवाई, जिसमें उसने दिलीप बुआ और
माया डोलस का नाम सबसे टॉप पर रखा, जिसको रास्ते से हटाना था उसको अपनी गैंग के लिए। अब दिन आ जाता है 16 नवंबर 1991 का। ये जो लोखंडवाला है ये मुंबई के अंधेरी में स्थित है, और इसी लोखंडवाला में एक स्वाति अपार्टमेंट है जहाँ पर माया डोलस और दिलीप बुआ और उसके कुछ साथी उसी अपार्टमेंट में थे उस दिन। बताते हैं कि उस दिन माया डोलस की एक मीटिंग थी एक बहुत बड़े बिल्डर से, जिसने माया को कुछ एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए कहा था, और इसी वजह से वो लोग उस दिन स्वाति अपार्टमेंट में थे। बताते हैं इसकी खबर दाऊद को भी थी कि माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके 4 से 5 साथी स्वाति अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हैं। तब तक माया डोलस ने इतने कत्ल कर चुका था कि मुंबई पुलिस के लिए वैसे भी वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था, और इसी का फ़ायदा दाऊद ने उठाया। बोलते हैं उस दिन अंधेरी के एक पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, और ये बताया जाता है कि माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके कुछ साथी स्वाति अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हैं, जहां अभी उनकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिल्डर से होने वाली है। कॉल किसका था ये कभी भी पुख्ता तौर पर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बहुत सी मीडिया और ऑफिसर्स द्वारा ये खुलासा हुआ था कि वो कॉल दाऊद का ही था, जिसने माया डोलस और उसके साथियों के रहने की खबर पुलिस को दी थी। इस कॉल के बारे में मुंबई के एटीएस के हेड ए खान को पता चलता है, और उस कॉल पर पुलिस को और ए खान को इतना भरोसा था कि खबर सुनते ही उन्होंने 145 पुलिस के लोगों की टीम बनाई, और पूरी टीम पुलिस की गाड़ियों में भरकर स्वाति अपार्टमेंट पहुंचते हैं और चारों तरफ से उस अपार्टमेंट को घेर लेते हैं। पुलिस के पहुंचते ही ये खबर मीडिया वालों को कहीं से पता चल गई कि पुलिस स्वाति अपार्टमेंट में किन्हीं कुछ गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के लिए गई हुई है, और ये खबर मीडिया वालों को पूरी पुख्ता थी कि पुलिस एनकाउंटर के लिए ही गई हुई है स्वाति अपार्टमेंट में। तो मीडिया वाले भी उस अपार्टमेंट का लाइव कवरेज लेने के लिए पहुंच जाते हैं। स्वाति अपार्टमेंट के चारों तरफ अफरा तफरी देख माया और उसके साथियों को यह एहसास हो जाता है कि पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर पुलिस भी लाउड स्पीकर में माया और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए बोल रही थी। तभी अचानक एक फ्लैट से माया और उसके गैंग के लोग पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं, और इसके जवाब में पुलिस भी चारों तरफ से उस फ्लैट पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि उस स्वाति अपार्टमेंट में उस दिन आम आदमी भी बहुत सारे थे, और इतना वक्त ही नहीं मिला पुलिस को कि अपार्टमेंट को खाली करवाया जा सके, जिसको लेकर बाद में पुलिस पर इंक्वायरी भी बैठाई गई, और कि आम नागरिकों के बीच में शूट आउट क्यों किया गया और आपने आम नागरिकों को क्यों नहीं उस अपार्टमेंट से बाहर निकाला। तो अब गोलियां दोनों तरफ से चल रही थीं। तभी पुलिस की एक टीम अपार्टमेंट के अंदर जाती है और उस फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाती है, जिस फ्लैट में माया और उसके साथी थे। लेकिन अंदर से तुरंत फायरिंग होने लगती है, और उस फायरिंग की वजह से 2 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 5 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बताते हैं करीब 5 घंटे शूट आउट चला और 460 राउंड गोलियां चलाई गई पुलिस की तरफ से, बिना ये सोचे कि बहुत से आम नागरिक, बहुत से बेगुनाह लोग अभी भी उस अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपने अपने फ्लैट में, लेकिन पुलिस को तो उस एक फ़ोन कॉल पर दिए ऑर्डर को मानना था, और माया डोलस, दिलीप बुआ और उसके साथियों का एनकाउंटर करना था। पुलिस ने ये कोशिश ही नहीं करी कि एक बार भी माया या उसके साथियों से बात करें और उनको सरेंडर करने का मौका दें। यहाँ तक कि पुलिस के लोग उन सभी परिवार वालों से लाउड स्पीकर पे ये ऐलान भी कर रहे थे और गुजारिश भी कर रहे थे कि कोई भी खिड़की से बाहर ना झांके और ज़मीन पर ही लेटे रहें, ताकि किसी भी बेगुनाह को गोली ना लगे। लेकिन आलम यह था कि कुछ देर के लिए भी शूट आउट नहीं रोका गया, और ना ही अपार्टमेंट को खाली कराया गया, और ना ही ये कोशिश करी गई कि किसी तरह से उन बेगुनाह लोगों को बाहर निकाला जा सके। लोग पहले से ही उस अपार्टमेंट में फंसे हुए थे, और जब 5 घंटे बाद फायरिंग रोकी गई तब तक पूरा स्वाति अपार्टमेंट गोलियों से छल्ली हो चुका था। ये सारी चीज़ें मीडिया लाइव दिखा रहा था और टीवी पे लाइव शूट आउट चल रहा था। 5 घंटे बाद गोलियां चलनी बंद हुई, और उसके बाद जब पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि अब कोई अंदर बचा नहीं है, जिस फ्लैट में माया और उसके साथी थे उस फ्लैट में अब कोई बचा नहीं है,
तो पुलिस के लोग उसी फ्लैट में जाते हैं जहाँ पे माया और उसके साथी थे। दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते ही वहाँ उस फ्लैट के ज़मीन पर 7 लाशें पड़ी हुई थीं। वो सारी लाशें माया डोलस और दिलीप बुआ और उसके 5 साथियों की थी। बताते हैं कि सिर्फ माया डोलस की बॉडी से ही सिर्फ 90 गोलियां निकाली गई थीं। तो ये थी पूरी कहानी शूट आउट एंड लोखंडवाला की, जहां पर 5 घंटे तक लगातार गोलियां चलीं, जिसमें पुलिस की तरफ से 450 राउंड गोलियां चलाई गईं और एक फ़ोन कॉल से माया डोलस और उसके साथियों का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों पर इंक्वायरी बैठाई गई, पुलिस वालों से काफ़ी सवाल जवाब भी हुए, क्योंकि इस एनकाउंटर में एक बार भी ये नहीं सोचा गया पुलिस द्वारा कि उस स्वाति अपार्टमेंट में बेगुनाह लोग भी कई फ्लैट में फंसे हुए हैं, और पुलिस ने कोशिश ही नहीं करी कि उन बेगुनाहों को किसी तरीके से उस अपार्टमेंट से बाहर निकाला जाए। और ना ही दिलीप बुआ और माया डोलस को ये मौका दिया गया कि वो लोग सरेंडर कर दें, क्योंकि पुलिस ये खुद सोच कर आई थी कि उनका किसी भी तरीके से एनकाउंटर करना है, क्योंकि वो एक फ़ोन कॉल शायद से किसी और का नहीं, वो दाऊद का ही था, और दाऊद का हस्तक्षेप हमेशा मुंबई में और मुंबई की पुलिस में रहा है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी शूट आउट एंड लोखंडवाला की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।